दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार है दिल, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं एक शानदार टॉपिक जो समतली आकृतियों से संबंधित है। ज्योमेट्री पार्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, वृत्त एवं उसके भाग। और वृत्त एवं उसके भाग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि वृत्त की परिभाषा, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि या परिमाप, या वृत्त की त्रिज्या, या वृत्त में व्यास है, जीवाए, वृत्त खंड है, उसके त्रिज्य खंड है, यानी उसके पार्ट्स के बारे में भी जानकारी लेंगे और उसकी डेफिनेशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट तक आप देखते रहें। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो उसे लाइक करना, और यदि आप चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूं पिंटू सिकरवार और हमारी क्लास में आप सभी का जोरदार स्वागत है। तो देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है वृत्त एवं उसके भाग, और यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ पहले आपको कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ सर्किल। डेफिनेशन ऑफ सर्किल के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अलग अलग जो भी घटक होते हैं उनकी अपनी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर परिभाषा शो करना चाहें तो ये एक तरह तो ये शो कर सकते हैं कि समतल पर प्रकार की सहायता से, प्रकार व पेंसिल की सहायता से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई आकृति वृत्त यानी सर्किल कहलाती है। या हम उसे इस हिसाब से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि समतल पर स्थित किसी एक अचर बिंदु से, यानी जो एक ही जगह पर स्थित है और उससे इधर उधर, यानी उसे अपन विचलित नहीं कर सकते, यानी अचर बिंदु पर उसे समान दूरी पर स्थित कुछ बिंदुओं के बिंदु पथ लें। जैसे मैंने ये एक बिंदु दिया है और इससे समान दूरी पर स्थित कुछ बिंदु लिए, यानी जितने भी ये बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं की केंद्र ओ से जो दूरी है वो कैसी है, समान। तो हम यहाँ पर वृत्त को परिभाषित करेंगे तो कुछ इस हिसाब से करेंगे कि समतल पर स्थित किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त। देखो, मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ। समतल पर स्थित किसी एक अचर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। समतल पर स्थित किसी एक अचर बिंदु से, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था अभी आपको, ये समतल पर स्थित मैंने कोई एक बिंदु ले लिया ओ, और उससे समान दूरी पर स्थित कुछ बिंदु लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जितने भी ये सभी बिंदु है उन सभी बिंदुओं की जो बिंदु ओ दिया है उससे जो दूरी है वो कैसी है, समान। यानी सभी बिंदुओं की जो दूरी है वो कैसी है, समान। ये भी डी डिस्टेंस, ये भी डी, ये भी डी, यानी सभी डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, समान है। तो हम इन बिंदुओं को यदि मिलाते जाएं तो हमें यहाँ पर जो आकृति प्राप्त होगी वो एक वृत्त की आकृति प्राप्त होगी। तो समझ गए होंगे विद्यार्थियों के यहाँ तक कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। समतल पर स्थित किसी एक अचर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। फिर इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, और वो डेफिनेशन क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र जो अचर बिंदु दिया होता है उसे वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र बोलते हैं। यानी ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र।
और जो ये भाग दिया है इससे बोलते हैं परिधि। इससे क्या बोलते हैं? परिधि। और वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। जैसे कि मैं वृत्त के केंद्र को इस बिंदु पर मिलाऊं तो ये एक त्रिज्या हो जाएगी। मैंने ये इस बिंदु को नाम दे दिया ए, तो ओ ए एक त्रिज्या है, ओ बी एक त्रिज्या है। यदि मैं यहाँ पर इसे नामांकित करूं और इसे बिंदु सी दे दूं तो ओ सी भी एक त्रिज्या है। और एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सभी की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। यानी वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित वृत्त की परिधि पर स्थित वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि त्रिज्या किसे कहते हैं। वृत्त के केंद्र से और वृत्त की परिधि की जो दूरी होती है वह त्रिज्या कहलाती है। अच्छा, त्रिज्या के बारे में समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और त्रिज्या के बारे में आगे समझाते हुए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं हों वो सभी की सभी त्रिज्या समान होती हैं। अर्थात ओ ए, ओ बी, ओ सी, जो भी मैंने त्रिज्या यहाँ पर ली है वो सभी की सभी त्रिज्या कैसी होंगी? समान होंगी। तो आकृति के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये जितनी भी त्रिज्याएं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। यदि ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। यानी वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्या होती हैं वो सभी की सभी समान होती हैं। और त्रिज्या के अलावा देखो एक और पॉइंट चलता है, वृत्त का व्यास। और व्यास से पहले अगर हम चर्चा करें थोड़ी, तो एक होती है वृत्त की जीवा। जीवा किसे कहते हैं? तो देखो विद्यार्थियों, जीवा के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको, जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। जहाँ तक भी पढ़ना चाहोगे, जितना भी पढ़ना चाहोगे, वहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब एक बार आप जीवा की डेफिनेशन को देख लोगे। बिल्कुल शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि जीवा किसे कहते हैं। देखो जीवा, जैसे मैंने वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु लिए, कोई बिंदु लिया ए और अन्य कोई बिंदु लिया मैंने बी। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं, लो मिला दिए, मिलाने के बाद में एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड बन रहा है यहाँ पर ए बी। कौन सा लाइन सेगमेंट बन रहा है? ए बी। तो ये एक वृत्त की जीवा है जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नीचे ये छोटा भाग है, ऊपर का ये एक बड़ा भाग है, 2 भागों में विभाजित कर रही है। और इन प्रत्येक दोनों भागों से हम वृत्तखंड बोलते हैं। जैसे कि ये छोटा भाग है तो इससे बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और ऊपर का बड़ा भाग है तो उससे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड हो गया, ऊपर का हो गया दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन अभी हम प्यारे विद्यार्थियों चर्चा किसके बारे में करें? जीवा के बारे में। तो जीवा की एक डेफिनेशन देख लें, और जीवा की बड़ी शानदार और सरल डेफिनेशन है जो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है।
और इसके अलावा मैं और भी 2 बिंदु लूँ, जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ पर लिया C, दूसरा बिंदु यहाँ पर लिया D। अब मैं इन दोनों को जॉइंट कर दूँ। जॉइंट करने के बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि CD जो रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, जीवा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक वृत्त की जितनी भी जीवाएँ होती हैं वो सभी समान होती हैं। वो विशेष परिस्थितियों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जीवा AB ली है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी D है। मैंने फिर एक और जीवा ली और उसकी भी के सेंटर से जो दूरी है वो है D, यानी दोनों साइड में जो दूरियां दे रखी हैं वो कैसी हैं, समान। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों की दोनों जीवा एक दूसरे के इक्वल होंगी। जैसे मैं इसे नाम दे दूँ X, Y और ये M और ये N। तो जीवा के बारे में जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक किसी विशेष परिस्थिति में एक वृत्त की जीवाएं समान हो सकती हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक स्थिति में जीवाएं समान हों। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये 2 जीवाएं ली AB और XY, और दोनों की जो वृत्त के केंद्र से दूरी है वो कैसी है, इक्वल है, समान डिस्टेंस मैंने समान लिए हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि जीवा AB और जीवा XY दोनों की जो माप है वो कैसी है, समान। तो यहाँ पर एक छोटा सा नियम बनता है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं सदैव समान होती हैं। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं सदैव समान होती हैं। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं सदैव समान होती हैं, सदैव समान होती हैं। परंतु उसमें कंडीशन ये होती है कि उन जीवाओं की वृत्त के केंद्र से जो दूरियां होती हैं वो हमेशा समान होती हैं, अन्यथा प्रत्येक स्थिति में वृत्त की जीवाएं समान नहीं होती हैं। तो ये तो जीवाओं का टॉपिक हो गया विद्यार्थियों। ये त्रिज्या की परिभाषा हो गई, ये हो गई वृत्त की परिभाषा। इसके बाद में देखो जीवा की एक और स्थिति होती है, और वो मैं आपको बताऊं कि यदि कोई वृत्त की जीवा और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती हुई जाती है, जैसे कि ये वृत्त का केंद्र है और मैंने यहाँ से एक जीवा गुजारी, चलो मैंने इसे नाम दे दिया KL। तो यहाँ पर जो KL जीवा है हम इसे व्यास भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, उसका एक रीजन है कि यदि कोई वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो वो वृत्त का व्यास कहलाती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी वो व्यास की भी डेफिनेशन हो जाएगी कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि KL है वो वृत्त का क्या है, व्यास है, यानी डायमीटर। तो हमारी 2-3 डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक तो सर्किल हो गया, दूसरी त्रिज्या, जीवा और व्यास, यानी टोटल डेफिनेशन कितनी होगी, 4। और ये वृत्त का जो व्यास होता है वो हमेशा वृत्त को समान 2 भागों में विभाजित करता है, और प्रत्येक भाग से अर्धवृत्त बोलते हैं, सेमी सर्किल। जैसे मैंने यहाँ पर ये व्यास खींचा तो एक हिस्सा तो ये हो गया, मैं इसे नामांकित करना चाहूँ तो KBADL, और एक ऊपर का हिस्सा हो गया KXCYL। ये दोनों के दोनों हिस्सा एक दूसरे के समान होंगे, और प्रत्येक भाग से हम अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। तो ये क्लियर है कि जब हम किसी भी सर्किल में व्यास डालते हैं तो वह व्यास उस सर्किल को समान 2 भागों में विभाजित करता है, और प्रत्येक भाग सेमी सर्किल के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में अर्धवृत्त बोलते हैं। एक अर्धवृत्त ये हो गया, एक अर्धवृत्त ये ऊपर का हिस्सा, सेमी सर्किल, यानी टोटल कितने भाग बन गए एक सर्किल में से, 2 बन गए।
तो जब हम व्यास गुजारेंगे एक वृत्त में तो वो वृत्त समान 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और प्रत्येक भाग से क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। तो एक बार मैं फिर रिपीट करा दूं, वृत्त समतल पर स्थित किसी एक अचर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। त्रिज्या की डेफिनेशन, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद में मैंने ये बताया कि एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती हैं वो सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। जीवा वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड या लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, जीवा। और यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो वो वृत्त का व्यास कहलाती है। प्रत्येक स्थिति में वृत्त की जो जीवाएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं, मात्र एक ही सिचुएशन में वृत्त की जीवाएं समान होंगी यदि उन दोनों जीवाओं की वृत्त के केंद्र से जो दूरी होगी वो कैसी हो, समान। इसके बाद और भी आगे परिभाषाएं उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वृत्त पर खींची गई वह रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर काटती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती हुई, टच करती हुई निकलती है वो कौन सी रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन्स बोलते हैं इसे। और इसके भी थोड़े कुछ नियम से होते हैं और उनमें ये होता है कि यदि हम वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से, जैसे मैंने ये बिंदु यहाँ पर ले लिया, इसके अलावा मैं यहाँ पर ही बाहर से बिंदु ले सकता हूँ, इसके बाहर ये भी, यानी जितना भी हिस्सा है वो पूरा बहिर्भाग है सर्किल का, और मैं इसके बहिर्भाग यानी बाहर के हिस्सा में कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लूँ और वहाँ से वृत्त पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी सदैव समान होती हैं। तो स्पर्श रेखा की डेफिनेशन, यानी वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त को केवल कितने बिंदुओं पर काटे, एक बिंदु पर काटे तो उसे हम कौन सी रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो अभी एक और नियम बताया था मैंने कि बाह्य बिंदु से, यानी वृत्त के बाहर स्थित कोई भी बिंदु हो, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव समान होती हैं, सदैव समान होती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा सदैव कैसी होती है, समान। जैसे मैंने बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाएं PQ और PR, तो दोनों की लंबाइयाँ कैसी होंगी, समान होंगी। जैसे PQ बराबर क्या है, PR के, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं PQ और PR दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, समान होगी। अच्छा, इसके अलावा और भी लें, जैसे स्पर्श बिंदु और त्रिज्या का रिलेशन क्या होता है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर सदैव लंबवत होती है। लंबवत यानी परपेंडिकुलर, और यदि परपेंडिकुलर होगी तो स्पर्श बिंदु पर बना ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का होगा तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये बन गया, मैंने ये भी मिला दिया तो ये भी बन गया, तो ये कितने डिग्री के एंगल हो गए, 90 डिग्री के। फिर यहाँ पर एक और छोटा सा नियम बनता है, और वो नियम क्या है कि यदि हम वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचें और उन स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जैसे कि ये दोनों स्पर्श बिंदु हैं Q और R, और यदि हम इन दोनों को केंद्र से मिला दें तो मिलाने के बाद में यहाँ पर एक कोण बन रहा है
QOR या ROQ, कुछ भी बोलो। स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण का संपूरक होता है, अर्थात इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और यदि हम इसे यहाँ पर मिला दें, बाय बिंदु से केंद्र को मिला दें, तो तब यहाँ पर बना बाय बिंदु पर बना स्पर्श रेखाओं के मध्य बाय बिंदु पर बना कोण समान दो भागों में विभाजित हो जाता है, और ये दोनों के दोनों जो कोण हैं वो एक दूसरे के समान हो जाएंगे, अर्थात कोण 1 और कोण 2 दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर सदैव लंबवत होती है, अर्थात यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और यदि हम केंद्र को बाय बिंदु से मिला दें, तब बाहर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण समान दो भागों में विभाजित हो जाता है, और ये दोनों कोण यहाँ पर कैसे होंगे? समान, यानी कोण 1 बराबर का क्या होगा? कोण 2 के। तो ये तो स्पर्श रेखा का टॉपिक हो गया। और स्पर्श रेखा से संबंधित यही, जैसे कि फिलहाल में तो बाय बिंदु से ये, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कैसी होती है? स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। यहाँ पर देखो सर्कल से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिन पर थोड़ा गौर करें। तो पहला नियम होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वृत्त की कोई एक जीवा ली, और केंद्र से इस पर जब मैंने लंब डाला तो ये जीवा बिंदु M पर कट रही है, और M पर कट रही है तो यहाँ पर इसके दो भाग हो जाते हैं, एक तो हो जाता है AM और दूसरा हो जाता है BM, यानी AM बराबर किसके होगा? BM के। AM बराबर BM के होगा। और दूसरी बात, एक ही वृत्तखंड में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वृत्तखंड की परिभाषा नहीं लिखाई, देखो मैं वृत्तखंड की परिभाषा बताऊंगा आपको। वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड केंद्र रहित वृत्त का वह भाग जो जीवा और उसके संगत चाप द्वारा बना होता है, यानी जीवा और उसका ये संगत चाप हो गया, लेकिन यहाँ पर केंद्र नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? केंद्र। तो इसे हम क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। और ऊपर का जो हिस्सा होगा उससे बोलेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड, यानी दो पार्ट होते हैं, एक लघु वृत्तखंड होता है, दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड यानी ये नीचे का हो गया, और दीर्घ वृत्तखंड यानी ऊपर का हो गया। लेकिन इसमें यदि हम ये बोलें कि केंद्र, तो देखो यहाँ पर ये केंद्र नहीं दिया है। प्रत्येक स्थिति के लिए ये सिचुएशंस नहीं है कि केंद्र हो या ना हो। आप बोलोगे कि दीर्घ वृत्तखंड के अंदर यहाँ पर केंद्र दिया है, ठीक है, वो पूरे वृत्त के हिस्सा का है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो वृत्त का है, क्या है? एक भाग है, छोटा भाग है। तो इसे बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड, और इसे बोलेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड, यानी सेगमेंट। और एक और भाग चलता है, पहले इसे समझ लेते हैं। देखो, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान। जैसे कि ऊपर या नीचे में कहीं पर भी, यहाँ पर मैंने दो बिंदु लिया है, एक बिंदु लिया P और दूसरा बिंदु लिया Q। यदि यहाँ पर मैं बिंदु P को A और B दोनों से मिला दूँ तो यहाँ पर बना ये कोण, और Q को भी ऐसे B और Q से मिला दूँ, B और A से मिला दूँ Q को, तो Q पर बना कोण, दोनों के दोनों कोण कैसे होंगे? समान। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर ये नीचे लिया, ऐसे मैं यदि ऊपर भी ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बिंदु लिया X, यहाँ पर ले लिया Y, और इन दोनों को जब मैं AB से मिला दूँ तो कोण A बाई B यानी ये वाला कोण, और ऐसे AXB
AXB दोनों कोण समान होंगे। दोनों कोण कैसे होंगे प्यारे विद्यार्थियों? समान होंगे। ऐसे यहाँ पर APB बराबर AQB यानी एक ही वृत्तखंड में जो कोण बने होते हैं वो सदैव समान होते हैं। और यदि अर्धवृत्त में कोई कोण बने, अर्धवृत्त में कोई कोण बनता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है यानी राइट एंगल 90 डिग्री का कोण। ये सर्किल ले लिया जैसे हमने, और ये वृत्त का हो गया व्यास, तो ये समान दो भागों में विभाजित हो गया, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। प्रत्येक भाग से हम क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। और यदि मैं इस अर्धवृत्त में यहाँ पर कोई बिंदु नोट करने के बाद में और ये पूछूं कि ए और बी के द्वारा बिंदु एम पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ पर ये फिक्स है, कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। या फिर मैं यहाँ पर एक अर्धवृत्त में एक कोण बना दूं, तब इस एक्स बिंदु पर भी बना कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। AXB भी 90 का होगा, AMB ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो ये तो हो गया विद्यार्थियों वृत्तखंड और उससे संबंधित जीवा, वृत्तखंड से संबंधित नियम। और जैसे एक चलता है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की डेफिनेशन, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। तो त्रिज्यखंड की डेफिनेशन होती है वृत्त की दो त्रिज्याओं, वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा बना भाग त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे त्रिज्यखंड वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप, ये वृत्त है, ये वृत्त की मैंने दो त्रिज्याएं ली OA OB, और ये हो गया संगत चाप। तो संगत चाप और वृत्त की ये दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो यहाँ पर ये भाग बन रहा है, जिसे आप नीचे देख सकते हो ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। और ऊपर का जो भाग है उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो नीचे का भाग तो लघु त्रिज्यखंड हो गया, ऊपर का हिस्सा हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित है, थोड़े इनके रिलेटिव नियम हो गए। और इसके बाद में और आगे के नियमों को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं पिंटू सिकरवार विदा लेता हूँ। नमस्कार।